हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के बारे में सीखा और जाना। तो आज हम लोग किधर चलते हैं? आज इनकी रचना के बारे में अध्ययन करने के लिए तैयार हुए हैं। इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है प्रगति के मानदंड। इनकी रचना क्या है दोस्त? इनकी रचना है प्रगति के मानदंड। ठीक है, देख लेते हैं दोस्त। इनकी रचना है प्रगति के मानदंड। प्रगति का अर्थ होता है कि अग्रसर होना, बढ़ना। किसी भी क्षेत्र में, वह कैसा भी क्षेत्र हो, उसमें हमेशा बढ़ना, प्रगति करना, प्रयास करना, यह उसका क्या होता है? उस प्रगति का कोई मानदंड होता है। उसी के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। और उसके बारे में इन्होंने किसके किसके बारे में चर्चा किया है? तो एकात्म मानववाद के बारे में चर्चा किया है, इसको देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि ये आह्वान कैसे किए हैं, बुलावा कैसे किए हैं। तो आह्वान भी ये किए हैं, उसके बारे में भी चर्चा किए हैं। चलिए, प्रगति के मानदंड, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। इसके रचयिता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के लिए एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके। यहाँ तक देखिए, ठीक है। उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। इन्होंने बताया है, इसमें अभी चर्चा कर रहे हैं कि एक समाज है, समाज में एक छोटा सा परिवार है। उस छोटे से परिवार में सदस्य हैं। उस परिवार से 8-10 घर मिलाकर एक घराना बना, या कुल बना, या वंश बना। उसमें यदि कोई व्यक्ति गरीब है, उसको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए एक छोटा सा आवास नहीं मिल रहा है, तो उसको खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर या आवास की जिम्मेदारी किसकी है? देने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की है। इससे यह तात्पर्य हुआ, इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि कितने छोटे से शब्दों में दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि सहायता व्यक्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करना। दूसरी बात, अपने आसपास समकक्ष रहना, किसी एक दूसरे व्यक्ति को कम न देखना, अपने समान देखना, व्यक्ति का व्यक्ति से लगाव, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति प्रेम, किसी एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाव, भाईचारा, इन सभी शब्दों का वर्णन इन्होंने कर दिया। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव न हो तो भरण पोषण की, यह तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। यानी कि जो व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है, यदि वह व्यक्ति अपना सब कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसके कार्यों की करने की जिम्मेदारी जिस समाज में रह रहा है उसी समाज की होती है। चलिए, प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। कह रहे हैं कि जो उस व्यक्ति की आवश्यकता है उसकी, देखिए, प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। कह रहे हैं
कि यदि सभ्य समाज होगा तो वह किसी न किसी रूप में अपनी जिम्मेदारियों का क्या करता है, निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। प्रगति के यही क्या है, मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। कह रहे हैं कि प्रगति का यही मानदंड है। क्या, फिर बता रहे हैं अगली लाइन में कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, किसकी गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, पढ़ने के लिए, विकास करने के लिए शिक्षा, खाने के लिए, रहने के लिए जीविकोपार्जन, इस जीविकोपार्जन के लिए क्या, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो अभी तो इन्होंने एक छोटी सी भूमिका बनाई, बताया। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं इसको देखेंगे अब। और इसमें है क्या, तो पहले पंक्ति पर चर्चा करेंगे एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एकात्म मानववाद को अभी दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में देखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने रचने का काम किया, लिखने का काम किया और बताने का काम किया। चलिए देखिए क्या है। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र कौन होना चाहिए, मानव। कौन होना चाहिए, मानव, जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस पिंड में है, या यत जो पिंड है वही क्या है, ब्रह्मांड है, और इसी के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं है। जो भौतिक उपकरण है, हम लोग पहनते हैं, खूब अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, यह मानव जीवन का एक साधन है, साध्य नहीं है। आगे देखिए, जिस व्यवस्था में भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव से अथवा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा युक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाए, वह क्या है, अधूरी है। हमारा आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद, एंट्रल ह्यूमनिज्म के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा। इन्होंने बताया कि मानव के जीवन के विकास के लिए भौतिक वस्तुएं साध्य के रूप में नहीं होनी चाहिए। किसके रूप में होनी चाहिए, साधन के रूप में होनी चाहिए। साधन और साध्य में बहुत अंतर है। साधन का तात्पर्य हुआ कि जिसका प्रयोग कर रहे हैं वह साधन है, जो प्रयोग कर रहा है उस वस्तुओं का वह साध्य है। लेकिन साध्य अच्छा होना चाहिए, साधन अच्छा हो या न हो, तभी हम लोग अपने इस मानव देह से और इस मानव के मन से अच्छी अच्छी बातों को और अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकेंगे। चलिए आगे इन्होंने क्या लिखा, आह्वान लिखा। क्या लिखा, आह्वान। आह्वान में इन्होंने क्या लिखा, तो चलिए देखते हैं आह्वान में इन्होंने क्या लिखा।
भारत के अधिकांश राजनीतिक दल पाश्चात्य विचारों को लेकर ही चलते हैं। भारत में जो राजनीतिक दल हैं वह अधिकांश पाश्चात्य माने पश्चिमी सभ्यता के विचारों को लेकर चलते हैं। वे वहाँ किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध एवं वहाँ के दलों की अनुकृति मात्र है। यह बता रहे हैं कि जो भारत के दल हैं वह पश्चिम की दुनिया से जुड़े हुए हैं और पश्चिम के विचारों का भी अभी ग्रहण करके उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, वे भारत की मनीषा को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्गदर्शन कर सकते करें कि ये जो राजनीतिक दल है वह भारत की मनीषा विचार क्षमता, भारत की मनीषा का तात्पर्य विचार क्षमता को पूर्ण नहीं कर सकते और न चौराहे पर खड़े विश्व मानव का मार्ग दर्शन कर सकते हैं। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा, भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा लेकर भी चलने वाले कुछ क्या है, दल हैं, किंतु वे भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इतिहास और इसलिए बीते युग की रूढ़ियों अथवा यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियां जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य की सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े। आज के अनेक आर्थिक और सामाजिक विधानों की हम जांच करें तो पता चलेगा कि वे हमारी सांस्कृतिक चेतना के क्षीण होने के कारण युगानुकूल परिवर्तन और परिवर्धन की कमी से बनी हुई रूढ़ियां हैं। परकीयों के साथ संघर्ष की परिस्थिति में उत्पन्न मांग को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय अथवा परकीयों द्वारा थोपी गई या उनका अनुकरण कर स्वीकार की गई व्यवस्थाएं मात्र हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्हें जिंदा रखा जा सकता है। हमने अभी तक जो पढ़ा यह बहुत अच्छी दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा बात कि हम लोग जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर यानी संस्कृति से संबंधित है, यानी पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित है। कहीं न कहीं अभी तक उन्हीं की विचारधाराओं पर कार्य भी कर रही हैं और उन्हीं का अनुकरण भी कर रही हैं। कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कमी होने के कारण समाज से, हमारे समाज में हमारी संस्कृति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण उन्होंने बताया कि चेतना की कमी है। ठीक है, यानी अपने संस्कृति और सभ्यता को हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग किधर दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। बस यहीं पर है ना, हाँ, स्वीकार के जिंदा रखा जा सकता है। आगे देखिए, एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत बाह्य सभी चिंताधाराओं का सम्यक आकलन करके चलता है, उनकी शक्ति और दुर्बलताओं को भी परखता है और एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक के उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा सके। एकात्म मानव विचार भारतीय और भारत से माने बाहर सभी चिंताधाराओं का सम्यक माने सत्य आकलन करके चलता है, उनकी
शक्ति दुर्बलताओं को भी परखता है और ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जो मानव को अब तक की उसके चिंतन, अनुभव और उपलब्धि की मंजिल से आगे बढ़ा जा सके। आगे देखिए, पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की। पाश्चात्य माने पश्चिमी, जगत माने संसार। पश्चिमी संसार ने भौतिक उन्नति तो की, किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई है। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई है। ना अयमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अशक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता बिना अभ्युदय के निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक है कि बलम उपास्य, बल की उपासना, बलम उपास्य माने बल की उपासना के आदेश के अनुसार आगे चलते हैं मेरे दोस्त। बल के अनुसार हम बल के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हो, जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सके तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति में साधक और सहायक हो सके। चलिए दोस्त, तो आज हम लोग देख लिए क्या, तो आज हम लोगों ने पूरा देखा और अच्छी प्रकार से जानने का सीखा, जाना और सीखा भी। तो हम लोग आज के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं और मिलूंगा अगली कक्षा में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।